हम बात कर रहे थे बेटा रेप्लिकेशन की, हम बात कर रहे थे रेप्लिकेशन के कुछ बेसिक पॉइंट मैंने करवाए थे। रेप्लिकेशन के बेसिक पॉइंट कुछ मैंने करवाए थे आपको। आज हम रेप्लिकेशन को डिस्कस करेंगे। आपके एनसीईआरटी ने बिल्कुल साधारण तरीके से रेप्लिकेशन को डिस्क्राइब किया है, उसमें कुछ बहुत ज्यादा अलग नहीं बताया है। हम इसको थोड़ा सा स्टेप वाइज करेंगे, एनसीईआरटी से थोड़ा सा अलग करेंगे, देखते जाइए। क्योंकि अगर आपको ये स्टेप आ गए समझ में तो फिर एनसीईआरटी का जो पैराग्राफिकल फॉर्म है वो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। पहली चीज क्या है रेप्लिकेशन में, पहला पॉइंट बेटा, ये एक हाईली एनर्जेटिक प्रोसेस है। हाईली एनर्जेटिक का सीधा सा मतलब है कि इसे परफॉर्म करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, पहली चीज तो ये रिक्वायर ए लॉट ऑफ एनर्जी। लॉट ऑफ एनर्जी। मैंने ये चीजें क्यों बताई हैं, मैं ये चीजें जो ये पॉइंट है ये क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि यही पॉइंट आपके रेप्लिकेशन में काम आने वाले हैं। दूसरा, आपकी एनसीईआरटी ने एक अच्छा सा एग्जांपल दिया है ई कोलाई, इश्चेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया का, कि ई कोलाई के अंदर बेस पेयर है 4.6 इंटू 10 टू पावर 9, सॉरी 6, 10 टू पावर 6 बेस पेयर। ठीक है, 4.6 इंटू 10 टू पावर 6 बेस पेयर। तो जब इकोलाई में इस टोटल डीएनए की आप रेप्लिकेशन करोगे, मतलब इतने ही बेस पेयर और बनाओगे, इसका डबल ही तो करना है। कहता है कि इस डबलिंग को करते वक्त इकोलाई के अंदर 19 मिनट्स का समय लगता है। 19 मिनट्स। तो अगर मैं सेकंड के हिसाब से निकालना चाहूं कि जो एंजाइम है, एंजाइम कौन सी यूज हो रही है, बेसिक बोलते पहले। एंजाइम जो यहाँ पर यूज हो रही है वो है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। थोड़ी सी इसकी टाइप भी पढ़ते चलेंगे जब स्टेप आएंगे, अभी इतना समझिए। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि आप डीएनए को पढ़कर डीएनए ही बना रहे हो तो डीएनए पॉलीमरेज को आपको जरूरत है, इसकी आवश्यकता है। और इसमें आपके पास प्रोकैरियोट में कुछ अलग डीएनए पॉलीमरेज है, यूकैरियोट में अलग है। आपको उतना नहीं करना है, लेकिन मैं बताऊंगा इसमें कौन कौन से। तो ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम प्रोकैरियोट है आपका इकोलाई भी। तो ये एंजाइम आपकी 19 मिनट में इतने बेस पेयर को डबल कर देती है। तो इसकी स्पीड निकालते हैं, तो स्पीड आप देखिए 4.6 इंटू 10 टू पावर 6, 4.6 इंटू 10 टू पावर 6 डिवाइडेड बाय 19। ये तो मिनट था, सेकंड में बदलना हो तो 60 से गुना कर देंगे। तो बेटा हमारे पास ये जो डाटा आता है, ये 60 वाला निकाल कर अगर हम निकालें तो हमारे पास आता है 2000 अप्रोक्सीमेटली, लगभग लगभग 2000 बेस पेयर पर सेकंड। आप ये सोचिए कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ई कोलाई के अंदर, कौन सी डीएनए पॉलीमरेज होती है, डीएनए पॉलीमरेज अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोट के अंदर, अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में नहीं, क्योंकि अभी हम ई कोलाई का ही केस ले रहे हैं। ठीक है, तो वो आपके पास कौन सी है, वो होती है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, प्रोकैरियोट। तो आप इतना समझ के चलिए कि ई कोलाई में जो डीएनए पॉलीमरेज है, थर्ड को भूल जाइए, वो डीएनए पॉलीमरेज एक सेकंड में 2000 बेस पेयर की कॉपी करती है। कितने बेस पेयर एक सेकंड में जोड़ने का काम करती है, कितना फास्टली वर्क हो रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये फास्टली होना जरूरी है, इसमें बहुत ज्यादा एक्यूरेसी भी चाहिए भाई। तो एक तो ये हाईली एनर्जेटिक है, तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, ये भी देखेंगे एनर्जी कहाँ से आएगी। दूसरी चीज, अगर मैं इकोलाई की बात करूं तो इकोलाई में इतना
मटेरियल इतने मिनट में डबल हो जाता है। इसको करने के लिए एंजाइम किस गति से काम कर रही है, किस स्पीड से काम कर रही है भैया, 2000 बेस पेयर पर सेकंड बना रही है, एडिशन का काम कर रही है। इसी से काम नहीं चलना है कि इस फास्ट स्पीड से, भाई इतनी तेजी से दौड़ रही है तो अगर गलती होगी तो म्यूटेशन हो जाएगी, वेरिएशंस हो सकती हैं, तो वो गलती भी नहीं होनी चाहिए। तो उस एक्यूरेसी से भी काम करना है, एक्यूरेसी से भी काम करना है। इसके लिए आपने पढ़ा था थोड़ा सा, अगर आपको ध्यान हो, रिपेयरिंग सिस्टम पढ़ा था, तो रिपेयर सिस्टम भी डीएनए के पास होता है, जो छोटी गड़बड़ियों को ठीक कर सकता है, छोटी गड़बड़ियों को ठीक कर सकता है। तो भाई ये थे बेसिक पॉइंट। अब चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। देख लेना, सबसे पहले मैं क्या क्या बताता जा रहा हूँ उसको देखते चलना। देखो भाई, अब मैं रेप्लिकेशन का पहला स्टेप उठा रहा हूं। तो भाई आपके पास जो मिस्त्री है, जो इंजीनियर है, वो तो डीएनए पॉलीमरेज है, लेकिन मिस्त्री अपने घर से तो ईंट वगैरह रोड़ी वगैरह लाके नहीं जोड़ता, आपको मटेरियल देना पड़ेगा। इसका मतलब सबसे पहले आपको रॉ मटेरियल चाहिए। किसका रॉ मटेरियल चाहिए भाई? रॉ मटेरियल चाहिए हमें डीएनए बनाने के लिए। तो डीएनए बनाने का रॉ मटेरियल क्या है भाई? डीएनए की बेसिक यूनिट होती है, मतलब आपकी डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब आपको डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड चाहिए। तो सुनिए ध्यान से क्या है। यहाँ पर मैं स्टेप का नाम लिख रहा हूं। पहला स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ, देखते जाएंगे थोड़ा समझते जाएंगे, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। आज रेप्लिकेशन लगभग लगभग पूरा करवा दूंगा बेटा दोनों लेक्चर में, तो कोशिश ये रहे जुड़े रहे, हटे नहीं। एक बार समझ में आ गया तो फिर एनसीईआरटी वाला ये आपको पेपर में करके आना है, वो बहुत आसान लगने लगेगा। एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है सर? यहां से तो सुनिए ध्यान से, आपका डीएनए कहाँ है, बेसिकली बात करते हैं। सर हमारा डीएनए तो, अगर मैं बात करूं यूकैरियोट की, तो हमारा डीएनए कहाँ है? हमारा डीएनए सर न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है भाई। न्यूक्लियस के अंदर और क्या है? न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस का फ्लूइड पोर्शन है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो सुनिए ध्यान से, तो आपके डीएनए का रेप्लिकेशन भी कहाँ होगा? आपके डीएनए का रेप्लिकेशन न्यूक्लियस के अंदर ही होगा। अगर यूकैरियोट की बात करते हो, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो ये और जो साइटोप्लाज्म का हिस्सा है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ यूकैरियोट की। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपके डीएनए का रेप्लिकेशन न्यूक्लियस के अंदर होगा, और न्यूक्लियस के अंदर ही आपको रॉ मटेरियल चाहिए, ताकि जो डीएनए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप इसकी ही कॉपी बना सकें, इसकी कॉपी बना सकें, ठीक है। एक मिनट। देखो अगली चीज क्या है, ध्यान से सुनो। कॉल आ गया था तो इसको तो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, मतलब न्यूक्लियस का जो फ्लूइड पोर्शन है, उस न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होते हैं? वहां पर पाए जाते हैं, मैं लिख रहा हूं इसको पूरा, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट।
अब ये जो मैंने वर्ड देखा है ये आपको आना चाहिए कि भाई है तो ये पूरा एक क्या न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि इसमें न्यूक्लियोसाइड के साथ एक फॉस्फेट ले रहे हैं। कितने फॉस्फेट ले रहे हैं? एक फॉस्फेट ले रहे हैं। ठीक है, तो डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट का मतलब क्या है कि भैया डीऑक्सी राइबो शुगर होगी प्लस कोई एक नाइट्रोजनस बेस होगा, चारों में से कोई एक, और एक ही फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है। तो ये हो गया डीऑक्सी न्यूक्लियो, ये आपस में तीनों मिलकर बनाएंगे डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जब हम जोड़ते हैं तो क्या होता है। तो हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म में डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट मौजूद है। उन्हें हम कैसे लिखते हैं? उन्हें हम ऐसे लिखते हैं जैसे DAMP, DGMP, DCMP, DTMP। अब आप इतना समझ गए होंगे कि ये MPMP क्या है। डीऑक्सी, देखिए ध्यान से सुनना, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, मतलब एडेनिन ले लिया, एक फॉस्फेट जोड़ दिया। डीऑक्सी वेनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। तो ये आपके न्यूक्लियोटाइड एक फॉस्फेट ग्रुप के साथ रखते हुए आपके न्यूक्लियोप्लाज्म में मौजूद है। लेकिन इनसे हम हमारा डीएनए नहीं बना सकते। पहले हम इन्हीं न्यूक्लियोटाइड का क्या करेंगे? एक्टिवेशन करेंगे। ये जो चार आपके पास मौजूद है, और इनकी एक्टिवेशन का सीधा सा मतलब है भी, एक्टिवेट कब होता है कोई चीज? जब आप उसे एनर्जी देते हो। जब आप उसे क्या देते हो? एनर्जी देते हो। तो यहाँ पर एनर्जी का सीधा सा कंसेप्ट क्या आएगा भैया, कि जो हमारे पास मोनोफॉस्फेट है हम इसमें फॉस्फेट ग्रुप और जोड़ेंगे, हम इन्हें ट्राइफॉस्फेट में बदलेंगे। तो फिर ये क्या बन जाएगा? DATP, DGTP, DCTP, DTTP। थोड़ा सा गौर कीजिए, DATP, एटीपी आप पढ़ते हो एनर्जी की करेंसी होती है। इसका मतलब हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म में जो ये मोनोफॉस्फेट वाले पार्ट डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड वाले हैं, इनको हम एक्टिवेट करेंगे। और एक्टिवेट करने का सीधा सा तरीका है भैया क्या, ध्यान से सुनेंगे, कि हम इनको एटीपी देंगे। एटीपी का मतलब सीधा सा यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। हम यहाँ पर एनर्जी खर्च करेंगे, तो एनर्जी खर्च करते वक्त होता क्या है, एटीपी के पास जो फॉस्फेट ग्रुप है वो टूटते हैं, तो वो फॉस्फेट ग्रुप जो टूटेंगे वो हम इनको देंगे ताकि ये एक्टिवेट हो जाए। तो इसके लिए बहुत बेसिक सा क्या बोला जाता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि कहा क्या जाता है। इसके लिए ये कहा जाता है कि पहले हम इन पर फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेंगे। तो फॉस्फेट ग्रुप ऐड करने के लिए वर्ड यूज होता है फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन, तो यहां पर फॉस्फोराइलेज एंजाइम यूज होगी, फॉस्फोराइलेज एंजाइम का यूज करेंगे। ठीक है, प्लस एनर्जी देंगे। और ये फॉस्फोराइलेज ग्रुप एंजाइम जो है वो क्या करेगी, इन पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेगी। तो ये अब कुछ ऐसे बदल जाएंगे, मोनोफॉस्फेट से अब हम इन्हें ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देंगे। एक फॉस्फेट के अलावा अब हम इन पर दो दो फॉस्फेट और जोड़ देंगे। ये देखिए, ये हमने इनका एक्टिवेशन कर दिया। बताओ भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट है? बोल बताओ मुझे, यहां तक बिल्कुल एक बेसिक चीज बताई है मैंने। नो सर। कुमुद, आवाज आ रही है मेरी? कुमुद, यस सर। यस साहिल, सर। साहिल, यस सर। सोनिका, सचिन, ठीक, आकाश क्लियर है? तो भैया ये स्टेप आपका बताया नहीं है आपको। देखो मैंने स्टार्टिंग में एक चीज पढ़ाई थी, स्टार्टिंग में मैंने एक शब्द क्या बोला था, स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा था कि भाई हमारा रेप्लिकेशन हाईली एनर्जेटिक है, हाईली एनर्जेटिक है।
इसका मतलब आपको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए रेप्लिकेशन को करवाने के लिए। और इस हाईली एनर्जेटिक के कारण ही हम एक बार पूरे डीएनए को नहीं ओपन कर सकते। डीएनए आपके दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से लिपटे हुए हैं, तो जो दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से लिपटे हुए हैं वो हाईली एनर्जेटिक फॉर्म में अगर हम उनका रेप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे तो सेल के पास एट ए टाइम इतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं। ठीक है, इतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं है भैया। तो देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले अभी अभी हम बिल्कुल स्टार्टिंग चल रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं। रेप्लिकेशन अभी शुरू नहीं हुआ, हम रेप्लिकेशन के लिए तैयारियां कर रहे हैं। हम रेप्लिकेशन के लिए जान रहे हैं हमें क्या चाहिए। तो भैया हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म में मोनोफॉस्फेट थे। ठीक है, ये सीधा सा आप ऐसे समझो कि मैं बहुत बेसिक बोलता हूँ कि जब घर बनाते हैं तो ईंटें मंगवाते हैं, तो जो ईंटें आती हैं सूखी ईंटें थी, अब इन सूखी ईंटों को गीला कर दिया गया है। मिस्त्री कहता है ना अभी ईंटों को बेओ तभी मसाला सही पकड़ेंगी। तो अभी हमने हमारे पास जो ईंटें थी उनको हमने गीला किया है। तो हमारे पास ये जो मोनोफॉस्फेट थे इनको हमने फॉस्फोराइलेज एंजाइम की सहायता से फॉस्फेट ग्रुप इन पर ऐड किया है। फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन फॉस्फोराइलेशन कहलाता है। तुमने जब 11th पढ़ी थी तो वहां पर फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस पढ़ा था, जब फोटोसिंथेसिस पढ़ते थे या रेस्पिरेशन पढ़ते थे। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो एटीपी कैसे बनाते थे, फॉस्फेट ग्रुप ऐड करके तो बनाते थे। यहाँ पर हम फॉस्फेट ग्रुप इन पर ऐड कर रहे हैं तो ये वही तो चीज बन रही है। अगर आप इस डी शब्द को थोड़े समय के लिए छोड़ो तो बेटा ये क्या है, ये सारी एनर्जी देने वाली फॉर्म है। एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, टीटीपी। अब ज्यादातर एटीपी क्यों बोला जाता है, क्योंकि यूज में ज्यादा एटीपी लिया जाता है। जैसे जैसे ध्यान से सुनना कि हम हमारे खाने में रोटी तो होती है। कभी कभार हम चावल या फिर इडली या डोसा वगैरह बना लेते, नहीं तो रोटी तो मेन है कि हम सुबह शाम एक समय तो रोटी बनाएंगे। तो एटीपी मेन है क्योंकि ज्यादातर एनर्जी इस रूप में खर्च की जाती है। नहीं तो जीटीपी, सीटीपी, टीटीपी ये भी उतनी एनर्जी देती है जितना एटीपी देता है। ये भी एनर्जी की करेंसी है। तो ये आपका क्या हो गया भैया, ये आपका एक्टिवेटेड सबस्ट्रेट हो गया। सबस्ट्रेट जानते हो ना, रिएक्टेंट, क्योंकि इसका यूज करके आप डीएनए का फॉर्मेशन करो। और ये जो सबस्ट्रेट है ये दो काम करता है, ड्यूअल पर्पस करता है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि ड्यूअल पर्पस कैसे करता है। इसका क्वेश्चन आता है सीबीएसई में कि ये जो आपके एक्टिवेटेड है या जी आपके डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर आप देख रहे हो, या डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट या ग्वेनेसिन ट्राइफॉस्फेट या साइटिडिन ट्राइफॉस्फेट या थायमिन ट्राइफॉस्फेट, ये चीजें जो आप देख रहे हो इनका ड्यूअल पर्पस है। इनका ड्यूअल पर्पस देखिए ध्यान से आगे। तो पहला स्टेप हो गया है भैया कि क्या है ये, पहला स्टेप था एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड। आपने डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड तैयार कर लिए हैं जो आपके डीएनए बनाने में मदद करेंगे। और यही कौन से वाले, ये वाले जो हैं ये आपके ड्यूअल पर्पस का काम करेंगे। ड्यूअल पर्पस मतलब ये दो काम करेंगे एक साथ। एक तो ये सबस्ट्रेट की तरह तो काम करेंगे, दूसरा आप इनसे एनर्जी भी गेन करोगे। कैसे एनर्जी गेन करोगे वो मैं आगे बताऊंगा। अगला देखो, अब आपके पास दूसरा स्टेप आता है कि भाई हम काम किस पर कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं डीएनए के स्ट्रैंड पर। तो डीएनए के तो दोनों स्ट्रैंड आपस में लिपटे हुए हैं, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आपस में लिपटे हुए हैं। बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड है वो आपस में लिपटे हुए हैं। तो भैया लिपटे हुए हैं, इनके बीच में बॉन्डिंग है, तो भाई ऐसे तो रेप्लिकेशन नहीं होगा। हमें दोनों स्ट्रैंड क्या करने पड़ेंगे, कुछ समय के लिए कुछ जगह पर क्या करने पड़ेंगे, ओपन करने पड़ेंगे। उनका बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड हटाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए एक दूसरे के साथ ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख रहे हो आप, ठीक है, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपका एक ही कंसेप्ट बनेगा कि भाई जब तक इन स्ट्रैंड को सेपरेट नहीं करोगे तो फिर एंजाइम जो है वो कहाँ काम करेगी। ये तो आपस में लिपटे हुए हैं। तो आपको डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट करने पड़ेंगे कुछ पोजीशन पे।
तो जिस पोजीशन से आप डीएनए के स्ट्रैंड को सेपरेट करोगे, जैसे मान लीजिए आपने यहां से खोला, यहां से दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट किया, तो जहां से खोलते हो मैंने बताया था जहां से स्टार्टिंग होगी वो पॉइंट क्या होगा, ORI। इसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। कि रेप्लिकेशन की जहां से शुरुआत करोगे उस पर्टिकुलर डीएनए की सीक्वेंस होगी वहां पर, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ORI कहेंगे। इनिशिएशन कह सकते हो जहां से हम शुरू करेंगे। तो हमारा जो सेकंड स्टेप है उसका नाम है एक्सपोजर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। पहले तो आपका डीएनए का स्ट्रैंड जहां जिसको लेकर आप नया डीएनए बना रहे हो वो एक्सपोज होना चाहिए, क्योंकि अभी तो वो लिपटा हुआ है। एक्सपोजर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, डीएनए स्ट्रैंड का एक्सपोजर होना चाहिए। ठीक है भाई, देखिए तो अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सीधी सी बात है बेटा, एक्सपोज तब होगा वो हिस्सा जब आपको अलग अलग नजर आएगा, जब आप इनके बीच की बॉन्डिंग तोड़ोगे। तो आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक करनी है। ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको ब्रेक करनी है। और डीएनए की खासियत होती है कि अगर आप दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करते हो और सेपरेट करके छोड़ देते हो तो बेटा वो दोबारा पास पास आके फिर दोबारा बॉन्डिंग बना सकते हैं। इस लेकिन आपको तो यहाँ पे काम करना है, आपको तो यहाँ से एक नया स्टैंड स्टार्ट करना है और यहाँ से भी एक नया स्टैंड स्टार्ट करना है। तो आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हटानी हटानी है और कुछ समय के लिए आपको इन स्टैंड को दूर रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो तोड़े ही तोड़े, प्लस इन स्टैंड को थोड़े समय के लिए दूर रखें, ताकि तब तक हमारा नया डीएनए यहाँ पर बनना शुरू हो जाए। नहीं तो ये फिर दोबारा पास पास आ जाएंगे, तो फिर पास पास आ जाएंगे, फिर बॉन्डिंग बना लेंगे, तो आपका रेप्लिकेशन नहीं होगा। तो सुनिए भी, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए एंजाइम चाहिए, और जो एंजाइम यहाँ पर यूज होती है उसका नाम है हेलिकेज। हेलिकेज, इसको जरूर कंसीडर करना है आपको। हेलिकेज वो एंजाइम है जो आपके डीएनए के स्ट्रैंड को, इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसको क्या करती है, तोड़ती है, ताकि जो डीएनए का हेलिक्स है, हेलिकल स्ट्रक्चर है, वो ओपन हो, वो खुले यहां से। ठीक है। दूसरी चीज, जैसे मैं एक बेसिकली बना दूं कि मान लो ये दो स्ट्रैंड थे, ठीक है, अभी हम बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन में ले, ये दो स्ट्रैंड थे, आपने इन दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट किया। सेपरेट कैसे किया कि इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वो आपने हेलिकेज की सहायता से तोड़ दी। तो हेलिकेज ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ दिया, अब ये दोनों अलग अलग हो गए हैं, लेकिन ये फिर दोबारा पास आ सकते हैं। तो इनको यहाँ पर दोबारा पास आने से रोकने के लिए एक और प्रोटीन काम करेगा, और वो प्रोटीन जो इन्हें सिंगल स्ट्रैंड के रूप में बनाए रखेगा वो कहलाते हैं सिंगल स्ट्रैंड या सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। तो भैया हेलिकेज की सहायता से डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को आपने खोला, ओपन किया, और फिर दोनों स्ट्रैंड को कि वो पास पास ना आ जाए उनको स्टेबल करके रखा। और ये काम आपने किया अलग प्रकार के प्रोटीन की सहायता से, जिसे आप कहते हो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। इन्हें एसएसबीज कहा जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, एसएसबीज। तो भैया डीएनए के स्ट्रैंड को, क्योंकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, लिपटा हुआ है आपस में, उसको खोलने के लिए और उसको स्टेबल रखने के लिए आपको इन दो चीजों की आवश्यकता है। यूकैरियोट के अंदर ही हम डिस्कशन कर रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको ब्रेक करने के लिए आपके पास एंजाइम चाहिए। मतलब अगर आपसे कोई ये पूछे कि डीएनए के हेलिकल स्ट्रक्चर को ओपन करने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, हेलिकेज। और दोनों स्ट्रैंड पास पास ना आ जाए, उनको स्टेबल फॉर्म में बांधने का काम कौन करता है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। तो यहां पर ध्यान से सुनना। अच्छा, एक चीज मैंने, ये सब रेप्लिकेशन कहां से शुरू होगा, एक पर्टिकुलर टोटल डीएनए में कहीं पर पर्टिकुलर पोजीशंस पे सीक्वेंस होंगी,
वो सीक्वेंस कहलाती है ORI सीक्वेंस, जहां से रेप्लिकेशन शुरू होगा। ऐसा नहीं कि कहीं से भी रैंडमली अपनी मर्जी से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, नहीं, कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस है जिनकी स्टडी की गई है कि भाई ऐसी सीक्वेंसेस होती हैं, यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। और यूकैरियोट के अंदर एक ORI नहीं होती, मल्टीपल ORI होती है, ये ध्यान रखना। भैया कितना बड़ा डीएनए, आप थोड़ा सा अंदाजा लगाकर देखिए, 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर का डीएनए है आपके पास, इतने बेस पेयर का डीएनए। अगर आप एक ही पॉइंट से स्टार्ट करोगे तो सेल काफी समय खर्च करेगी, एंजाइम को बहुत लंबा समय लग जाएगा। जैसे मान लो ये आपके पास स्ट्रैंड है इतना बड़ा, थोड़ा सा सोचिए, और आप यहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट करते हो इस पर्टिकुलर पोजीशन से, तो रेप्लिकेशन चलेगा तो दोनों दिशाओं में, इस तरफ भी रेप्लिकेशन होता चलेगा, इस तरफ भी होता चलेगा, इस तरफ भी, इस तरफ भी चलेगा, तो बाय डायरेक्शनल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट से जब इसको कवर करना होगा, तो सोचिए, मान लीजिए यही इतना बड़ा स्ट्रैंड है और इसमें यहाँ पर भी ORI है, यहाँ पर भी ORI है, यहाँ पर भी ORI है, तो पहले वाले की तुलना में मल्टीपल ORI है, वो कम समय में रेप्लिकेशन को पूरा करने में मदद करवाएंगे। तो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल भी ज्यादा है, उसकी कॉपी भी होनी है, तो इसके लिए भी यह सीधा सा कंसेप्ट ये है कि यूकैरियोट के अंदर मल्टीपल ORIs होती हैं, मल्टीपल ORIs, जहां पर हर एक ORI से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। अब देखो, इससे रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ, इस तरफ बढ़ा, इससे स्टार्ट हुआ, इस तरफ बढ़ा, थोड़े समय बाद दोनों मिल जाएंगे, इससे इस तरफ, इससे इस तरफ फिर मिल जाएंगे, यहाँ से ये इस तरफ चला तो यहाँ से ये इस तरफ चला, इस तरफ मिल जाएंगे, आराम से जल्दी रेप्लिकेशन हो जाएगा। तो इस चीज को आपको समझना है, इस चीज को आपको करना है। हाँ भाई बताओ, कोई दिक्कत है रेप्लिकेशन में यहाँ तक? नो सर। कुमुद, नो सर। सचिन, साहिल, सोनिका, तमन्ना? नो सर। ठीक है, नो। इन दो पॉइंटों को आप थोड़ा सा कंसीडर कीजिए, इनको समझिए, थोड़ा सा कॉपी में करने की कोशिश कीजिए, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे भी। ठीक है, एक मैं शेयर करूंगा स्लाइड, उस स्लाइड से फिर मैं बताता चलूंगा कि कैसे क्या क्या हो रहा है। ठीक है, और पढ़ना है भी, अगर आप इसको आज पढ़ लोगे, एक दो बार पढ़ लोगे तो रेप्लिकेशन टिप्स पर हो जाएगा। हालांकि एनसीईआरटी से जब पढ़ना शुरू करोगे तो बहुत आसान लगेगा,